राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलने को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की नियुक्त समिति के सचिवालय ने 31 को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। वह अनिल कुमार लाहौटी की जगह लेंगी। असम राइफल्स के महानिदेशक पीसी नायर ने कहा कि मणिपुर में स्थिति अभूतपूर्व है, क्योंकि पिछले 72 घंटों में ताजा हिंसा में बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में 8 लोगों की मौत हो गई है और दावा किया कि राज्य ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली ने नीट एसएस 2023 परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। संशोधित परीक्षा तिथियों का खुलासा निकट भविष्य में बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे एनबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इंडिया गठबंधन बैठक में संयोजक पर फैसला नहीं, 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, मिलकर चुनाव लड़ने का लिया संकल्प। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। मंत्री ने एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर अपने संबोधन के दौरान यह घोषणा की। दिल्ली नगर निगम में सत्ता संभालते ही आम आदमी पार्टी ने निगम के पार्षदों को मिलने वाला भत्ता कई गुना बढ़ा दिया है। इस संबंध में निगम के सदन की बैठक में प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे पास कर दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्र सरकार द्वारा कमेटी गठित किए जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया को एक अभिनव पहल करार देते हुए इसे आज की आवश्यकता बताया। एम्स में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उपचार कराने आ रहे मरीजों को डॉक्टर बाहर से जांच कराने की सलाह दे रहे हैं। पिछले 1 साल से यह चलन काफी बढ़ गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 76% विद्यार्थियों में छात्रों की संख्या 45 है, जो लगभग 7% है। विश्वविद्यालय में छात्राओं की संख्या लगभग 47% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा, लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों के साथ ही विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने सबकी समानता पर काम किया है। आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। उनके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने के लिए प्राध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के टीम के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 76 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 45 है, जो लगभग 60% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा और लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों तथा इस विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। मैं छात्राओं की स्वर्णिम सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ समाज सेवा के कार्यक्रम चलाए जाते। मैं आशा करती हूँ कि ऐसे कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आएंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी जानकारी भी दी जाएगी। आपके विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग की काफी बड़ी संख्या है। राज्य की लगभग 1/3 आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों के से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशित करने के
प्रभावशाली योगदान दिया जा रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की टीम की सराहना करती हूँ। आधुनिक विश्व में जो व्यक्ति, संस्थान और देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाने में तथा नवाचार या इनोवेशन में आगे रहेंगे, वे अधिक प्रगति करेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में समुचित सुविधाओं, वातावरण और प्रोत्साहन का योगदान होता है। मुझे ये बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। मुझे यहाँ स्थापित किए जा रहे एक्सेलेरेटर बेस्ड रिसर्च सेंटर के बारे में जानकर प्रसन्नता हो रही है। मैं आशा करती हूँ कि ये सेंटर उपयोगी अनुसंधान के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया में लहराए, पहचान बनाए। देवियों और स्वजनों, हाल ही में भारत ने चंद्रयान-3 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। आज भारत अपने वैज्ञानिकों को तथा इंजीनियरों के अथक परिश्रम तथा प्रतिभा के बल पर विश्व के न्यूक्लियर क्लब तथा स्पेस क्लब का सम्मानित सदस्य है। न्यूक्लियर तथा स्पेस के क्षेत्र में जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लिए जाएंगे, उसमें भारत की भूमिका रहेगी। हमारे देश अमृतकाल के आरंभिक चरण में है। अमृतकाल कर्तव्य काल है। यदि प्रत्येक नागरिक, विशेषकर हमारे युवा, संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे देश के समग्र विकास का गति जरूर मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अपने जीवन के एक प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आप सबको फिर एक बार बधाई देती हूँ। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए आशीर्वाद देती हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस अभियान की घोषणा पीएम मोदी ने देश और उसके बहादुर दिलों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए की थी। उन्होंने आगे कहा कि देश के कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर यह अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी पहुंचेगी। यह यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे भी लेकर आएगी। 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक भी बनेगी। जिस भारत की कल्पना खुदीराम बोस ने की होगी, जिस भारत की कल्पना सन 57 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने की होगी, जिस भारत की कल्पना भगत सिंह और उधम सिंह ने की होगी, वो भारत की रचना के ये 25 साल है। 75 साल तक हमने काफी कुछ प्राप्त किया है, काफी सिद्धियां प्राप्त की। चंद्र पर भी पहुंच गए, सूर्य की कक्षा में भी पहुंच जाएंगे, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। एक लंबी गुलामी के कालखंड को हजारों लाखों लोगों के बलिदान के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 75 साल का पुरुषार्थ और विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के जन जन को, भारत के मन मन को महान भारत के साथ जोड़ने का, इसकी रचना के साथ जोड़ने का हमारा जो पुरुषार्थ है, इसका साफल्य जब महान भारत की रचना होगी तभी होगा। और ये जो कार्यक्रम है, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों का स्मरण, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपने टाइटल में ही बहुत कुछ कह जाता है। हर व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है, तब हम इसी भूमि की जय का उद्घोष करते हैं, इसी भूमि के जय का कामना करते हैं। और ये जय के लिए ये दिन हम देख पाए, इसके लिए लाखों लाखों लोगों ने जो बलिदान दिया। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम चला। कई नामी अनामी लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान किया। मिट्टी को हाथ में लेकर प्रण करना और जिन्होंने बलिदान दिया है उसको नमन कर कर संकल्प से सिद्धि की यात्रा को शुरू करना, ये कल्पना नरेंद्र मोदी जी को ही आ सकती है, जो व्यक्ति के मन में, इसके मन में अकूट राष्ट्रभक्ति का भंडार है। इस कार्यक्रम की कल्पना के माध्यम से महान भारत की रचना में हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा अपने आप को जोड़ पाए, अपनी भावनाओं को जोड़ पाए, इस प्रकार से एक कार्यक्रम की रचना की है।
1 सितंबर से 30 सितंबर तक गांव स्तर पर हर वार्ड में हर घर से मिट्टी या धान इकट्ठा करना, एक कलश के अंदर लेना। उसके बाद 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक वहां से ब्लॉक स्तर पर और ब्लॉक स्तर से प्रदेश स्तर पर, और 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ये पूरे 7500 कलश देश के हर ब्लॉक से, हर कोने से, हर गांव से, हर घर से मिट्टी और धान लेकर एक कलश देश की राजधानी में पहुंचेंगे और मोदी जी इसको शहीद स्मारक के साथ पास वाली भूमि पर इसका एक स्मारक बनाएंगे। और ये जो कार्यक्रम है इसमें ढेर सारे कार्यक्रमों को संजोकर हर व्यक्ति को कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। शिलाफलक हर गांव में लग चुका है। पंच प्रण की प्रतिज्ञा भारत को महान बनाने का रास्ता प्रशस्त करेगी। देश के करोड़ों नागरिक ले चुके हैं वसुधा को वंदन का कार्यक्रम, जिसके माध्यम से अमृत महोत्सव की याद में 75 वृक्षों का वृक्षारोपण, वीरों का वंदन, हर शहीद को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और राष्ट्र ध्वज को फहराकर अपने आप को इस देश को पुनः समर्पित करने का क्षण, ये 5 कार्यक्रमों को जोड़कर ये श्रृंखला बनाई गई। और अब इसको मिट्टी हर गांव से, हर घर से लेकर मेरी माटी मेरा देश, ये भावना के साथ यहाँ पर लाने का काम किया है। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बच्चों में, किशोरों में और युवाओं में देशभक्ति की जज्बा जगाने वाला एक कार्यक्रम होगा, इसकी मुझे पूरी श्रद्धा है। मुंबई महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 27 पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि यह केवल कुछ पार्टियों का गठबंधन नहीं है, यह देश के 140 करोड़ लोगों का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि ये सभी 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य है कि महंगाई को कैसे कम करें, बेरोजगारी से कैसे लड़ें। देश की स्थिति में सुधार के लिए इंडिया गठबंधन का जीतना जरूरी है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। महाविकास आघाड़ी के ठाकरे साहब, पवार साहब और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतनी शानदार 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है और ये लोग एक साथ आए हैं। देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर पूरा भारत इकट्ठा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे, खास करके सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें और इतने प्राइसेस जो बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। तो ये जो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो बड़े बड़े सरमाएदार है और उनको जो पैसा जा रहा है हमारा गरीब का, तो उसको रोकने के लिए इंडिया जीतना जरूरी है
और इंडिया जीतने के लिए ही इस मंच पे सभी लोग बैठे हैं। तो इसीलिए हम एक जो तय किए हैं और उसी ढंग से उस रेजोल्यूशन पे काम करेंगे, हर जगह मीटिंग करेंगे, हर स्टेट कैपिटल में हम जाएंगे और जो ये मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो। और लेकिन आज मोदी सडनली और एक बात की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना। अरे स्पेशल सेशन, मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, अब क्यों बुलाया मुझे मालूम नहीं, आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं। तो ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं, जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे मुद्दे उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अटल आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर 57 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेट केंद्र खोले गए हैं, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को कैंपस में सभी शिक्षा व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा कोरोना में जिन बच्चों के अभिभावकों की मृत्यु हो गई है, उन्हें भी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालयों के नवनियुक्त शिक्षकों के एक रिफ्रेशर कोर्स, जो उनकी ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में सभी नव चयनित प्रधानाचार्य, शिक्षक और प्यारे बच्चों, यह एक शुभारंभ है। सदैव अटल जी के प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने की एक अभिनव पहल भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि समृद्धि का मापक ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया। पहले चरण में 18 कमिश्नरी हैं। इन 18 कमिश्नरी में एक एक विद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भौतिक दृष्टि से पूरे हो चुके हैं। उनका पहला सत्र प्रारंभ होगा और प्रारंभ होने के बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन का कार्यक्रम भी होगा। उद्घाटन के पूर्व जिस टीम को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के अनुरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के इस अभिनव कार्यक्रम का हिस्सा बनना है, उससे संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है। इस संवाद इस बात को लेकर के जो शिक्षक वहां कार्य करेंगे उनका विजन भी क्या होना चाहिए। आपने चयन की प्रक्रिया देखी होगी, इसके पीछे की मंशा क्या है। जो बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चों को हम लोग इन अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देंगे। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, उन बच्चों के अभिभावक के भाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की और उन बच्चों को भी हम प्राथमिकता इसमें प्रवेश के लिए देंगे। और ये पहला सत्र प्रारंभ होगा। इस दृष्टि से शिक्षकों को अपनी तैयारी, इस सभी विद्यालयों के भव्य उद्घाटन की अलग से तैयारी होगी, लेकिन पहले चरण में वहां पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाए, इस दृष्टि से आवश्यक है और इसीलिए पहल की गई है। ये सीबीएसई के पैटर्न पर चलने वाले विद्यालय होंगे, जिसमें लॉजिंग, फूडिंग सारी व्यवस्था होगी। 6 से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा का दायित्व सरकार और बीओसी बोर्ड उठाएगा
और ये सत्र प्रारंभ होगा, यह जो टीम संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के नेतृत्व में वहां काम करेगी, ये उनके सामर्थ्य को मापने का भी एक माध्यम होगा। याद रखना, शुरुआत जैसे होगी परिणाम भी उसके अंत में उसी प्रकार के सामने आते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जोरदार शुरुआत, संस्कारवान शुरुआत, एक राष्ट्र को समर्पित नागरिक निर्माण की एक शुरुआत। यहां से निकला हुआ छात्र जब 6 वर्ष के बाद बाहर निकलेगा तो उस समय अपने आप को एक स्वावलंबी नागरिक के रूप में, समर्थ नागरिक के रूप में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए संबंधित अटल आवासीय विद्यालय के टीम का दायित्व बनता है। जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में टीम होगी, उस टीम का दायित्व बनेगा कि वह इस कार्यक्रम को इसी ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करे। मैं बार बार कहता हूं, लकीर का फकीर बनने की प्रवृत्ति से हमें उभरना पड़ेगा। कुछ नयापन, नए तरीके से, जो हमें स्वावलंबन से समृद्धि की ओर अग्रसर कर सके। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे आयाम शिक्षा के क्षेत्र में खोलने के लिए द्वार खोले हैं। शिक्षा भी, स्किल डेवलपमेंट भी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी। लेकिन क्या उस कैंपस में हम एक ऐसा माहौल दे सकते हैं कि शिक्षक से लेकर के विद्यार्थी तक गुरुकुल की आदर्श व्यवस्था के अनुरूप उस पूरे कैंपस का दायित्व अपने हाथों में लेकर के उसके पूरे कार्यक्रम के संचालन को भी अपने स्वतः स्फूर्त भाव के साथ करते हुए दिखाई दें? ये अटल आवासीय विद्यालय की पहचान बननी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस गुरु वार्ता संगम के अवसर पर सभी शिक्षकों के प्रति, सभी नव प्रवेशित छात्रों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप भारत की शिक्षा की नींव का काम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। खटिमा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर आज शहीद आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनों में शहीद आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवा दी। खटिमा गोलीकांड को स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि यह अविस्मरणीय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। आज की शहादत दिवस पर मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। इन्होंने हम सब लोगों के लिए एक राज्य का सपना देखा, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और हंसते हंसते माँ की ममता को छोड़ा, बहन की राखी को छोड़ा, घर द्वार छोड़ा और उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हम उनका जितना स्मरण करें उतना हमारे लिए कम है। हम भूल नहीं सकते 1 सितंबर 1994 का खटीमा का गोलीकांड, उसका दर्द न हम भूले हैं न भूलेंगे। आज का दिन ये कोई हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है। आज का दिन हमें उन सब का स्मरण कराता है कि कितनी कठिन स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में ये राज्य हमको प्राप्त हुआ है। और जो हमारे सातों शहीद हैं, निश्चित रूप से उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमारे राज्य निर्माण का जो मार्ग है वो मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और आज के अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं कि अटल जी ने हम सब की मांग पर देश के अंदर 2 राज्य और हमारे उत्तराखंड के साथ बने, झारखंड और छत्तीसगढ़, लेकिन उत्तराखंड राज्य का भी जिसके लंबे समय से मांग थी, अटल जी ने अपने कालखंड में अपने प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य को स्थापित करवाया। मैं अटल जी का नमन करना चाहता हूं। मैं यह भी आज के अवसर पर कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड और हमारा खटीमा, जो हमारे शहीद थे, उन शहीदों के सपनों के अनुरूप हम उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाने के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास को बढ़ाने के लिए, यहाँ की कार्य संस्कृति, उत्तराखंड के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, जो हमारे शहीद बलिदानी सोचते थे, जिन्होंने अपने प्राणों का निछावर किया, अपनी शहादत दी, अपने सर्वस्व लगाने का जिन्होंने काम किया, जो उनके सपने थे, उन सपनों के अनुरूप राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत का मान सम्मान, भारत की पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भारत का हर क्षेत्र में अब एक इंतजार किया जाता है कि भारत का इसमें क्या रूप होने वाला है। भारत आने वाले समय में जो हमारे शहीद, हमारे आंदोलनकारी जो सपना देखते थे उत्तराखंड हिंदुस्तान का
ऐसा राज्य बने, अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे उन आंदोलनकारियों का सपना भी सच साबित हो रहा है। उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि भारत दुनिया का दिशा देने वाला भारत बन रहा है, भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। और ये जो अमृतकाल प्रारंभ हुआ है, इस अमृतकाल को हम कह सकते हैं कि ये हम सबके लिए कर्तव्य काल है। यानी कि हमें अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, हर प्रकार से उनको उन दायित्वों को पूरा करना है जो दायित्व हमारे जीवन में हमारे सामने हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको ये संकल्प लेना है कि खटीमा के शहीद, उत्तराखंड के शहीद, हमारे बलिदानी, हमारे आंदोलनकारी जो सपना देखा उन्होंने, जिस अपेक्षा के साथ, जिस आशा के साथ, जिन सपनों के साथ उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने जीवन को लगाया है, हम संकल्प लेते हैं इस अवसर पर कि हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाएंगे, हमारे खटीमा को आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक बार मैं सभी को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज कालकाजी और ग्रेटर कैलाश से मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये पीएम मोदी द्वारा लाल किले से किया गया आह्वान है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया। आज अगर हम स्वतंत्र हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे उन लाखों शहीदों की कुर्बानी है जिसको नमन करना हम सबका कर्तव्य है। और इसलिए ये तय किया कि दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के हर गांव में, जिस भी परिवार से, जिस भी गांव से, जिस भी ब्लॉक से ऐसे वीर सैनिक, ऐसे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उनकी स्मृति में ऐसे शिला पट्टिका लगेगी और उनको याद करते हुए सब लोग घर घर जाएंगे और हर घर से एक चुटकी मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं है तो एक चुटकी चावल उस कलश में लेंगे। तो जब हम ये कर रहे होंगे तो हर वार्ड में 75 पौधे हम लगाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और जब ये सब कलश इकट्ठे हो जाएंगे तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, जिसे इंडिया गेट के नाम से भी आप जानते हैं, वहाँ एक शहीदों के सम्मान में विशाल अमृत वाटिका का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये सब मिट्टी उस अमृत वाटिका में समाहित की जाएगी। आप सोचिए, पूरे देश की मिट्टी, पूरे देश की संस्कृति दिल्ली के एक स्थान पर एकत्रित होकर शहीदों के सम्मान में एक स्मारक अमृत वाटिका बनती है। देश के लिए, दिल्ली के लिए कितना गौरव का विषय। हम बचपन से लता दीदी का गाना सुनते आते थे, जरा आंख में भर लो पानी, याद करो कुर्बानी। लेकिन सही मायनों में प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को याद भी किया, सलाम भी किया और भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनको समझे, उनको जाने, इसलिए ऐसी शिला पट्टिका लगवाई। आज जब नंदनवन में बच्चे आते होंगे तो वो पढ़ते होंगे कि लेफ्टिनेंट के.एस. चिल्लर कौन है, जानने की कोशिश करेंगे। नवनीत स्वराज कौन थे, आर.बी. नंदा कौन थे, ए.वी. राघवन कौन थे। क्योंकि जिन शहीदों ने अपने जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक कण इस भारत माता की सुरक्षा के लिए दे दिया, ऐसे शहीदों को नमन करना, उनको हमेशा याद बनाए रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। और ये लोग कहीं गए नहीं है, ये हम सबके दिलों में। इनके विचार, इनका त्याग हम सबको प्रेरणा देता रहे कि हम सब लोगों को भी देश की सेवा में लगना है। अभी हम सब ने 5 प्रण लिए, उस 5 प्रण का महत्व समझने की जरूरत है। उस पहले प्रण में जब हम कह रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि 2047 तक भारत विश्व का विकसित राष्ट्र होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आना, तो गुलामी की मानसिकता क्या, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। जब जॉर्ज पंचम की प्रतिमा इंडिया गेट से हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगी, उन्होंने उदाहरण स्थापित किया कि हमारे देश के आइडियल कौन है, हमारे देश के हीरो कौन है। उस गुलाम की मानसिकता से निकलना, अपने देश के ऊपर गौरव करना, अपने देश के वीरों पर गौरव करना, इसलिए उन्होंने एकता और एकजुटता की बात, विकसित भारत की बात की। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वप्रथम